नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ताज करियर इंस्टीट्यूट की आज से शुभारंभ होने वाली क्लास कंप्यूटर क्लास का। यहाँ पर हम कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर बेसिक का पूरा एक अध्ययन करेंगे और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से टॉपिक वाइज हमने आपके सिलेबस के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनका यहाँ पर प्रश्नावली का एक समावेश करा है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, एलडीसी की हो, 4th ग्रेड की हो या अन्य किसी भी क्षेत्र की हो, तो उसमें आपको कोई परेशानी ना है। तो हम यहाँ पर सारे प्रश्नों का एक करके यहाँ पर हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि यह है कि पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने करी। पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का पितामह किसे क्या कहा जाता है, सबको पता है कि वो कौन है, चार्ल्स बाबेज। पहली बार उन्होंने 1822 के अंदर इन्होंने पहली बार एक डिफरेंस इंजन की खोज करी जो कि भाप से संचालित होता था और जिसके अंदर कैलकुलेशंस वगैरह करी जाती थी। तत्पश्चात 1833 से इन्होंने एक अन्य एनालिटिकल इंजन के बारे में बनाना चालू करा और जिसको 1837 के अंदर इसकी डिजाइन को बनाया गया। 1837 में, एक मिनट, मैं इसके डिजाइन का पूर्ण रूप से, जिसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत करी, यानी कि इसके डिजाइन को, प्रारूप को पास करा गया और अंततः 1842 के अंदर इनका ही, चार्ल्स बाबेज का ही एक दूसरा कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन आया। लेकिन हम बात यहाँ पे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन था, तो सबसे पहला कौन सा हुआ, वो है चार्ल्स बाबेज। इसका आंसर रहेगा चार्ल्स बाबेज, KHFRS। FRS इनकी एक सोसाइटी थी, तो वहां के फेलोशिप के लिए इलेक्टेड हुए थे चार्ल्स बाबेज साहब, तो ये इनका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। हमारे पास यहां पे दूसरा कंप्यूटर है कि चार्ल्स बाबेज द्वारा डिजाइन करे गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। जैसा भी पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर बना वो कौन सा था, क्योंकि 1833 के अंदर इन्होंने जो पहला एक डिजाइन तैयार करा था वो डिफरेंस इंजन का था, जो कि भाप से संचालित होता था, वो मैकेनिकल नहीं था। लेकिन उसके बाद 1837 में एक अन्य इंजन को इन्होंने बनाया था जिसका डिजाइन पास हुआ था 1837 में, और पूर्ण रूप से वो इंजन बनकर, यानी कि वो मशीन बनकर तैयार हुई थी 1842 के अंदर। तो वो पहला इंजन कौन सा था, एनालिटिकल। ये था इनका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर और इसी के ही चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पितामह क्यों कहा जाता है, उसका कारण भी यही है कि 1842 के अंदर पहली बार इन्होंने जो नोट्स तैयार करे थे, इन्होंने अपने जो जितने भी जिसे हम कह सकते हैं कि जो गणना, या इन्होंने अपना जो पूरा एक नोट्स जो बनाए थे कि कैसे कंप्यूटर बनता है, कैसे वो काम करता है, क्योंकि ये पहला एनालिटिकल कंप्यूटर जो इंजन था चार्ल्स बाबेज द्वारा बनाया गया, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें IPO के सिद्धांत पे काम करता था, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसी सिद्धांत को लेकर फर्स्ट जनरेशन में IBM द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, और यही कारण है कि चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये इनका पहला कंप्यूटर था, चार्ल्स बाबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को। इसके बाद अपन दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हाँ, चार्ल्स बाबेज द्वारा विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिटिकल, अभी पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में हमने इसका जिक्र करा है कि एनालिटिकल इंजन का डिजाइन कब पास हुआ था, कब से उस पर काम करना चालू करा, और अंततः वो एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल मशीन बनकर कब तैयार हुई। अभी पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा है, 1833 में बनाना चालू करा, 1837 में बन के वो डिजाइन लेकर वो अपने अधिकारियों के पास गए, वहां पर वो डिजाइन को उन्होंने पास कराया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी से, अभी अभी पढ़ा है हमने तो कुछ देर पहले कि जो विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, यानी कब बनकर इसको डिजाइन को फाइनल सबमिशन मिला, कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही, वो है 1837 के अंदर इसे डिजाइन का हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जितने भी क्वेश्चन हम दिखाए जा रहे हैं ये पहले के जो पहले की परीक्षाएं हुई, जैसे वाला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 जून 2024 को आ चुका है। तो हमारी कोशिश है कि पुराने पेपर्स को लेकर ही उन्हीं के ऊपर हम एक प्रश्नों को बनाकर एक पूरा बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं इसके लेके। चलिए, कंप्यूटर की विशेषता क्या है बताइए? कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है? कंप्यूटर क्यों पॉपुलर है? छोटी क्लास बच्चों की एक क्लास में भी आता है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? कंप्यूटर किस लिए पहचाना जाता है? तो सबसे पहली क्वालिटी होती है उसकी स्पीड, यानी कि गति। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज उसकी क्या होती है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, मतलब आप जैसा उसमें डालेंगे उसी के अनुरूप वो अपना रिजल्ट बनाकर वो आपको शो करेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर जो कभी कभार वहां पर गलत गणनाएं आ जाती है, लेकिन वो मानवीय रूप से कराई गई है। फिर तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी की हम यहां पर मशीन है, मशीन में जिस तरीके से वहां पर डेटा फीड करा जाएगा वो उसी के अनुरूप वहां पर आपको परिणाम देगा। दूसरी है उसकी एक्यूरेसी। एक होती है उसकी वर्सेटिलिटी, यानी कि एक मशीन कई कार्य कर सकती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर गणनाएं भी कर सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर कई सारे काम करता है। तो वर्सेटिलिटी हो गई, ये बहु उपयोगिता। इसके साथ एक होता है इसमें ऑटोमेटिक स्वचालन, जिसे बोला जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का तात्पर्य यह है कि एक बार हमने यहां पर कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर सारी गणनाएं, सारा काम, सारा प्रोग्राम सेट करके रख दिया, उसके बाद हमारे कंप्यूटर को किसी प्रकार के किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। इट मींस यहां पर किसी तरह का कोई ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है, वो मशीन खुद ही अपने आप सारा काम कर लेगी। जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं, आज जो बन रहे हैं जो रोबोट्स है, वो जैसे जब बनाए जाते हैं तो उसके अंदर पहले ही पूरी रूप से उनके अंदर कंप्यूटर का डाल दिया जाता है, फिर वो अपना आप ही काम करना चालू कर देती है। जैसे कि टेस्ला द्वारा बनाई गई जो कार है वो पूर्ण रूप से स्वचालित है। कैसे स्वचालित है? क्योंकि उस कार के अंदर सारा जो गणनाएं हैं, कैसे कार चलती है, सामने कोई आ जाए, कोई हर्डल्स आ जाए, कोई ट्रैफिक आ जाए, तो उसको कैसे क्या काम करना है वो उसके अंदर सेट करा हुआ प्रोग्रामिंग, और उसके अनुरूप वो अपने अपनी मशीन को बदल लेती है। उसमें फिर किसी ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटो पायलट यानी कि ऑटो ड्राइवर मोड पे वर्क कर लेती है, तो वो उसका ऑटोमेटिक है। तो बताइए, परिशुद्धता, एक्यूरेसी बिल्कुल होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम डेटा फीड करेंगे उसके अनुरूप वो वहां पर रिजल्ट देगी। दूसरा है बहुउपयोगिता, एक ही मशीन कई तरह के कार्य कर सकती है, वर्सेटिलिटी। दूसरा है गति, स्पीड, बहुत फास्ट वर्क करता है कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो कई कैलकुलेशंस, कई गणनाओं को वो कर सकता है, सक्षम होता है। यानी कि हमारा ये भी सही है, बहु उपयोगिता भी सही है, और गति भी सही है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक और चीज होती है जो इसके यहां पर लिखी नहीं गई, क्योंकि यहां पर 4 ही था, अगर आपके प्रश्न में आ जाता है वहां पर चेंज हो जाता है। तो एक और मैं इसकी यहां पर एक विशेषता और बताने जा रहा हूं, वो है स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर संधारण क्षमता
यानी कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी काफी अच्छी होती है कंप्यूटर की। वहां पर हम उसमें 500 जीबी 1 TB एक बार जो डेटा डाल दिया वो कई दिनों तक कई सालों तक वहां पर रखा रहेगा। और आजकल के कंप्यूटर तो ऐसे आ रहे हैं कि उसके अंदर एक बार जो फीड कर दिया उसके बाद कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ डेटा खुद ही अपने आप से सीखना प्रारंभ कर देता है। जो एक नई टेक्निक, जो अभी एक नई मैकेनिज्म आई थी AI, वो सारी चीज, तो वो सारा स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज हम जाते भी हैं कंप्यूटर अगर परचेज करने तो वहां पर कहते हैं भाई 1 GB रैम दे दो और हार्ड डिस्क की 1 TB, यानी कि उसकी स्टोरेज। ठीक है, तो एक काम हो गया इसका स्टोरेज। तो हमारे पास ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है 2016 के अंदर, पटवार के अंदर 2021 में के अंदर प्रश्न आ चुका, और सोशियोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये आ चुका। हो सकता है क्योंकि लगातार रिपीट हो रहा है तो संभावना है कि इस बार भी ये आ जाए। ठीक है, तो ये इसकी कंप्यूटर की विशेषता है, स्पीड, गति, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी और स्टोरेज। चलिए आगे इसके अंदर जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन सा कार्यक्रम, ये कौन सा उसका लक्षण कहलाता है? अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस करा है। अभी क्या है दोस्तों, देखो काम एक ही है, विशेषता एक ही है, लेकिन यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है कि एक ही सवाल को 2 या 3 तरीके से यहां पर दिखाया गया है। उसका कारण क्या है कि आंसर सबका एक ही है, लेकिन सामने वाला जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पता नहीं उस आंसर को किस तरीके से पूछा जाए, हमें नहीं पता। तो ये उसी का एक परीक्षा है ये यहाँ पे, और इसको हमने पहले भी करा। कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं हो रही। कौन सा रहेगा? यानी कि इंसान नहीं चला रहा, इंसान नहीं चला रहा, यानी कि वो कंप्यूटर, वो मशीन अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक काम कर रही है। ऑटोमेटिक का मतलब उसकी क्या रहेगी? स्वचालन। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी तो होता है शुद्धता, कि वो प्योर एक्यूरेसी के साथ कार्य करे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। हमने जो डेटा डाला है वो डेटा उसी रूप में हमको ये विश्वास है कि पूरा निकल कर आएगा। वर्सेटिलिटी, इट मींस उसकी बहु अलग रूप से काम करना। और एक ऑटोमेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक, स्वचालन, जिसमें किसी ह्यूमन इंटरफेस की, जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। आगे वाला, कंप्यूटर 5 मूल ऑपरेशन क्रियान्वित करता है। कौन कौन सा? ये भी अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है। क्या है कंप्यूटर? कौन कौन से काम करता है? पहला होता है उसका इनपुट, जो मुख्य कार्य है। एक होता है उसका प्रोसेस, एक होता है उसका आउटपुट, एक होता है उसका जैसे आप स्टोरेज, और एक होता है उसका कंट्रोल। आईपीओएससी, इसको चाहे तो आप याद रख लें कि कंप्यूटर की एक साइकिल होती है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है आई का, जहां आई का मतलब है इनपुट। इनपुट का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसा काम जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा को डालते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करवाना, डेटा को प्रवेश करवाना, किसी भी चीज को रखना इनपुट कहलाता है। याद रखने के लिए इसको मैं अगर यूं कहूं कि इसको मैं संधि विच्छेद कर दूं अगर, तो इन प्लस पुट, इनका मतलब होता है अंदर, पुट का मतलब होता है रखना। तो यानी कि अंदर रखना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डेटा को डालना इनपुट कहलाता है। और वो डिवाइस जिसके द्वारा हम वो डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, वो सारे डिवाइस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वो सारी चीजें क्या रहेगी? इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर हमने डेटा डाल दिया साहब, ठीक है चलो, अब उसने क्या करा? वो क्या करेगा? हमारे दिए गए डेटा के अनुरूप वो कार्य करना चालू करेगा। वो क्या कर रहा है? प्रक्रिया कर रहा है।
उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कंप्यूटर का कौन सा भाग करता है? तो जिस भाग के अंदर ये प्रोसेस की जाती है उसका नाम होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आप तुमने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास में, मॉनिटर के पास में एक टावर जैसा एक डब्बा लगा रहता है। लैपटॉप वगैरह में तो सब नीचे होता है वो, लेकिन डेस्कटॉप में पास में लगा रहता है, वो सीपीयू कहलाता है। वहां पे सारी गणनाएं, लॉजिक, तार्किक क्रियाएं वगैरह सब इसके अंदर सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, चलो हमारी प्रोसेस भी होगी, प्रक्रिया भी होगी, सब कुछ हो गया। जैसे ये मान के चलो कि किसी टीचर ने किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न करा, विद्यार्थी सुन रहा है, टीचर ने एक प्रश्न करा कि बताइए ये क्या चीज होती है। अब विद्यार्थी ने वो इंफॉर्मेशन, वो प्रश्न कहां से ग्रहण करा? उसके कानों के माध्यम से। तो कान हो गया इनपुट डिवाइस। वो कहां जाएगा? सीधा प्रश्न उसके दिमाग में। दिमाग में जाने के बाद उसने सोचना चालू करा। तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन क्या हो गया? सीपीयू। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू। ठीक है, अब सडनली हमको उसका आंसर मिल गया। आंसर मिलने के बाद हम उसका आंसर बोल रहे हैं। आंसर यानी आउटपुट दिया जा रहा है, तो आउटपुट माउथ के थ्रू। वैसे ही यहां पर आउटपुट यानी कि परिणाम को कंप्यूटर से बाहर लाना, और वो किसी भी तरीके से आ सकता है। आउटपुट, उसे आउटपुट कहते हैं। वो चाहे तो हम मॉनिटर के थ्रू ला दें। मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर के पास जो रखा रहता है मॉनिटर, जो टीवी स्क्रीन, उसके माध्यम से। चाहे हम उसको प्रिंटर के माध्यम से लाएं। ये दोनों माध्यम से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। मॉनिटर के जो जरिए जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं उसको? सॉफ्ट कॉपी, जो मॉनिटर के थ्रू आउटपुट हमें मिलता है। जो प्रिंटर के थ्रू यानी कागज के ऊपर जो प्रिंट लेकर आते हैं, वो कहलाता है हार्ड कॉपी। यानी कि ऐसा आउटपुट जिसमें हम फेर बदल कर सके, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और ऐसा आउटपुट जिसमें फेर बदल ना कर सके, जिसमें काटा छाटी नहीं की जा सकती, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो गया। अब साहब हम चाहते हैं कि हमने ये जो काम करा, ये भविष्य में कभी हम देखें तो हमको ये मिल जाए। तो इसके लिए कंप्यूटर में पहले से स्टोर कर रहे हैं, हम स्टोर करके रख दें इसको, तो वो कहलाता है स्टोरेज, जो उसकी मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, और लास्ट बचता है कंट्रोल। कंट्रोल भी सीपीयू के माध्यम से होता है। ये दोनों चीजें प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से ही होती है। ये स्टोरेज ग्रहण करना, उसके अंदर कंट्रोल, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, माउस को, कीबोर्ड को कंट्रोल करने का, वो सारा है यहां पे। तो आप चाहे तो ये याद रख सकते हैं, आईपीओएससी। आईपीओएससी, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। तो क्या इसमें बाकी खालिस्तान पे क्या आ जाएगा? प्रोसेस। प्रोसेस कहां है इसमें? प्रक्रिया। ये प्रक्रिया, क्योंकि कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सबसे सीधा क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? भाई कंप्यूटर आज कौन कौन चला रहा है? बताओ कौन कौन चला रहा है? एक आदमी बताओ जिसको कंप्यूटर नहीं। आप कहोगे कि सर हम तो चला ही नहीं रहे। तो भैया हम जो स्मार्ट फोन वापर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये जो ये चला रहे हैं, वो क्या है? वो भी तो एक तरह का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर कौन कौन चला रहा है? श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है कि आम जनता, कोई भी। श्रमिकों के लिए बिल्कुल होता है, यूज में लेते हैं। यात्री, जो यात्री इधर से उधर यहाँ पर सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो पीएनआर को, स्टेटस को चेक करना, टिकट बुक करना, मेरी ट्रेन कहाँ है, मेरी बस कहाँ है, होता है। अध्यापकों के लिए यहाँ पर हो ही रहा है, पेपर टाइपिंग करना वगैरह। तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। और आज के टाइम तो सभी कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो आंसर कुछ भी आए सभी के लिए। चलिए अगला, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है, बताइए। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है?
बताइए शब्दावली, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड उसके टर्म्स कौन कौन से हैं? तो भाई सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर नाम ही है, कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर तो होना स्वाभाविक है, चलो, यानी कि ये तो रहेगा हमारे पास। परिचालन पद्धति, यानी कि वो कैसे कार्य कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो ये भी रहेगा। रीड ओनली मेमोरी, अब इसमें बता देता हूं, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी पाई जाती है, जो उसका स्टोरेज पार्ट होती है मेमोरी, ये मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है उसकी प्राथमिक मेमोरी, एक मिनट मैं इसको एक काम करता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। एक होती है इसकी प्राथमिक मेमोरी और एक होती है यहां पर द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। ये दो तरह की मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी के अंदर जो आते हैं वो आते हैं कौन कौन से, एक आता है रैम और एक आता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। द्वितीयक के अंदर उसकी हार्ड डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, सारी चीजें इसके अंदर आएगी, हार्ड डिस्क आ जाएगी, पेन ड्राइव आ जाएगी, ये सारी इसके अंदर रहेगी, तो ये मेमोरी का है। तो कंप्यूटर संबंधित शब्दावली कौन सी हो गई, बताएं हम, ये भी है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए नवा प्रश्न, अब नवा प्रश्न में आता है कि कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है। यानी कि यहां पर जो उसकी फर्स्ट जनरेशन से लेके पांचवी जनरेशन तक सारे कंप्यूटर के नाम लिखे हुए हैं, हमको बताना है कि वो कौन सी उसकी श्रृंखला सही है। चलिए चालू करते हैं, पहले से चलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर का उपयोग कब हुआ था, ट्रांजिस्टर का आए थे सेकंड में, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज भी लगभग तभी आ गई, तो ये गलत, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आता है वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सही, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर काम में आई थी। जावा आ गया, जावा का उपयोग सेकंड जनरेशन के अंदर नहीं हुआ था, जावा जो बनी थी लैंग्वेज वो आगे वाली जनरेशन के अंदर थी, इसमें नहीं थी। ऐसे यहां पर एमएसआई, एमएसआई का उपयोग भी सेकंड थर्ड जनरेशन के अंतर्गत हुआ था, तो वो भी गलत, यानी कि हमारा पहला सही था लेकिन बाकी के गलत हो रहे हैं, तो ये सेकंड भी हमारा गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं एनिक, बिल्कुल सही, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एनिक ही था। दूसरा ट्रांजिस्टर्स, अभी थोड़ी देर पहले का ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, बिल्कुल सही है। सीडीसी 6600 ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, सीडीसी 6600। वीएलएसआई ये एक प्रोसेसर का यूज करा गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर, जिसका पूरा नाम होता है वी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, वीएलएसआई बिल्कुल सही। और लास्ट है परम, परम पांचवी पीढ़ी के अंदर काम आने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, परम 10,000, परम 20,000, ये इसका परम, तो ये सुपर कंप्यूटर, यानी कि हमारा थर्ड बिल्कुल सही। और ये वापस फोर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, एनिक, ट्रांजिस्टर, सीडीसी, वीएलएसआई और परम। चलिए अगला पे आते हैं, पहली पीढ़ी के लिए, पहली पीढ़ी के लिए उपयोग में किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या थे। चलिए चालू करते हैं, पहले के लिए क्या क्या थे, तो मैं यहां पर एक बार यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास 5 पीढ़ियां थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए थे, पहली जनरेशन के अंदर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात नलिकाएं जिसको कहा जाता है। दूसरी जनरेशन के अंदर था ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन के अंदर था आईसी,
इंटीग्रेटेड चिप्स या सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन के अंदर था VLSI, अभी इसका बताया ही है VLSI क्या होता है, ठीक है, SI। और फिफ्थ के अंदर हो गया था ULSI, दोनों एक जैसे हो जाएंगे वरना, ठीक है, ULSI। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज करा गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज करा गया था, थर्ड में IC था, फोर्थ में VLSI और लास्ट में ULSI। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है यहां पे, पहली पीढ़ी के अंदर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। तो आंसर हो जाएगा इसका वैक्यूम ट्यूब आंसर। ठीक है, अगला तीसरी पीढ़ी के लिए कंप्यूटर में निम्नलिखित कौन सा आईसी, अभी थर्ड पीढ़ी का थोड़ी देर पहले लिखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यहां पे लिखा था थर्ड पीढ़ी के अंदर किसका यूज हुआ था, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ठीक है, अब यहां पर वही पूछा है कि आईसी जो यूज हुए थे कौन से आईसी थे। तो देखो यहां पर उसका यूज होगा, एसएसआई बिल्कुल हुआ था, एलएसआई का नहीं हुआ, एमएसआई इसका भी हुआ था, इन दोनों का हुआ था, यानी कि और चौथे के अंदर दोनों का यहां पर लिखा हुआ एसएसआई और एमएसआई। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर कि कौन सी चिप्स यूज करी गई थी, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल दोनों ही यहां पर यूज करे गए थे। तो आंसर इसका फोर्थ। चलिए अगले पे चलते हैं, इसका सम्मिलित कीजिए, बहुत सुंदर। अभी इसका अपन ने जिक्र भी करा था यहां पे, सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो जल्दी से बताना चालू करो, अभी पढ़ा है हमने ट्रांजिस्टर्स कौन से पे थे, तो मैं एक काम कर देता हूं, ट्रांजिस्टर्स को कर देता हूं दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के अंदर आए थे। VLSI वेरी लार्ज कौन सी पीढ़ी में थी ये, चौथी पीढ़ी में, तो बी को कर देता हूं मैं यहां पे। मशीन लैंग्वेज आई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो मशीन लैंग्वेज कहते हैं बाइनरी को, यानी कि 0 और 1 को। स्टार्टिंग के टाइम पे जब प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के, तो उसमें मशीन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। तो मशीन लैंग्वेज कब आई थी, पहली पीढ़ी में। फिर परम, अभी क्वेश्चन भी आया था, पांचवी पीढ़ी, तो क्या हो जाएगा, ए का 3, ठीक है, ये ए पहला वाला जो ये ए है, मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी सी और ये डी। तो ए का हो गया 3, बी हो गया 1, सी हो गया 4 और ये डी हो गया सेकंड नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, 3 4 3 1 4 2, ये 3 1 4 2। ठीक है, नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम बताइए। नेपाल के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, तो नेपाल के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर आया था IBM 1401। IBM ने मतलब बनाया तो IBM ने किया था, लेकिन नेपाल के अंदर ये पहली बार प्रेजेंट करा गया था। तो नेपाल के अंदर कौन सा कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया था, पहला कंप्यूटर IBM 1401। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, चौथी पीढ़ी का मतलब हो गया VLSI आईसी थर्ड जनरेशन में होता है, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो चौथी पीढ़ी के अंदर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म संधारित्रों। ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है, अभी बताया था ना मैंने भी कि भाई टॉपिक एक है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यहां पर हो सका था, हम सब ने क्या करा था कि जितने क्वेश्चंस को यहां पर उठा सकते थे वो उठाने की कोशिश करी है। फिर भी यह है कि एक टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। हो सकता है कि यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए वहां पे,
कि कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला मुख्य कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न वहां पर अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो ये है टॉपिक वो सेम रहेगा। और ये वैसे भी एसएससी में आ चुका है, एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 के अंदर। ठीक है, तो ये सूक्ष्म संधारित्र। अगला है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर बताइए। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है उसमें? पहले तो माइक्रो कंप्यूटर होता क्या? तो यहां पर मैं लिखता हूं माइक्रो कंप्यूटर मुख्यतया जो कंप्यूटर को हम विभाजित कर सकते हैं वो चार भाग में होता है। पहला होता है उसका माइक्रो, एक होता है मिनी, एक होता है मेन फ्रेम। ये यहां पे क्लास में भी डिस्कस किया गया था इसके बारे में। एक होता है सुपर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसका कि हम घरों में यूज करते हैं, जिनका कि हम घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इनको बनना चालू हुआ था लगभग 1970 में। ये कोई एक निश्चित सन नहीं है, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि जब कोई भी कंप्यूटर बनता है तो देखो कंप्यूटर में क्या होता है कि अलग अलग, ऐसा तो नहीं कि पूरा कंप्यूटर एक साथ एक ही दिन बनाकर रख दिया गया। कंप्यूटर में क्या होता है कि हर एक पार्ट, आज एक पार्ट अब बना लिया, दूसरा पार्ट तब बना लिया, चौथा पार्ट तब बना लिया। तो लगभग ये माइक्रो कंप्यूटर जो बने थे वो 1970s के टाइम पे बने थे। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे कंप्यूटर होते हैं, हमारे घरों पे, घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, दुकानों पर जिन कंप्यूटर्स का हम उपयोग में लेते हैं वो सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में फिजिकल इक्विपमेंट में तीन बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी होती है? सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव होता है, तीनों होते ही हैं। इसके अलावा मुख्य फिजिकल सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट होते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आईपीओएससी, चार घटक, इनपुट भी होना चाहिए, प्रोसेस भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, स्टोरेज भी होना चाहिए, कंट्रोल भी। तो हमारे पास यहां है, लेकिन यहां पर एक इनपुट आउटपुट का है, हो गया। सिस्टम यूनिट नहीं था तो एक सिस्टम यूनिट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड नंबर, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। तीनों यूनिट फिजिकल उसकी इक्विपमेंट में बेसिक कैटेगरी होती है। सीपीयू होता है, इनपुट होता है यानी कि कीबोर्ड, मगर माउस वगैरह सारे इसके अंदर होंगे। अब यहां पर पर्टिकुलर एक का लिखा गया है, कीबोर्ड, माउस भी तो होता है। ठीक है, तो यहां पर इनपुट में सब आ गया, कीबोर्ड भी आ गया, माउस भी आ गया, उसका स्कैनर भी आ गया, माइक्रोफोन जिसका मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी हो गया, वो सब इनपुट आउटपुट में आता है। और सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि अलग से, एक तो रहती है उसमें रैम वगैरह, एक होती है बाहर यानी कि उसमें हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव होगी, जो यहां पे लिखा था हार्ड ड्राइव, वो भी इसके अंदर कवर करती है। यानी कि तीनों चीजें इसमें आती है। नीचे भी सिस्टम यूनिट सही है, लेकिन कीबोर्ड ऑलरेडी इनपुट में आता है, तो ये इसमें कवर कर रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उपयुक्त जो इसका आंसर रहेगा वो ये रहेगा। अगर आपके वहां पर अगर परीक्षा के अंदर ऐसा आता है कि सेकंड नंबर नहीं दे रखी, मान के चले कि यहां पर ये नहीं लिखा, तो उस दशा के अंदर आप सिस्टम यूनिट, सीपीयू, इसका कोई नाम नहीं होता, पर्टिकुलर एक सीपीयू होता है। इनपुट आउटपुट की जगह पॉसिबल ये भी हो सकता है वहां पे कीबोर्ड लगाओ, लिखाओ, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर हो, हार्ड ड्राइव या ये लिखाओ, तो ये भी हम सही मान सकते हैं। लेकिन अगर यह लाइन लिखी हुई है, कैटेगरी पूछी है, देखो वहां पे एग्जाम्पल नहीं पूछे, कैटेगरी, तो कीबोर्ड इनपुट की कैटेगरी है, मॉनिटर आउटपुट की कैटेगरी है, तो उस दशा में हमारा सेकंड नंबर का आंसर सबसे उपयुक्त आंसर माना जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगले प्रश्न पे आते हैं, 16 पे। और यहां पर 16 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम, बिल्कुल एक नया क्वेश्चन, अभी तक आया भी नहीं, और एक नया डाला नेटवर्किंग से रिलेटेड जो आज सब जगह काम होता है। तो वही एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश तक किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं?
अब पहले तो हमको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता क्या है भाई। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर, जहां कहीं भी वर्ड आ जाता है क्लाइंट और सर्वर, तो ये वर्ड आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसे कहते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना। मैंने एक कंप्यूटर आ रहा है, दूसरा कंप्यूटर उसको जोड़ दिया, तीसरे कंप्यूटर को जोड़ दिया, चौथे कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो वो एक नेटवर्किंग बन जाती है। ठीक है, नेटवर्किंग के माध्यम से हम हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, वो सारा नेटवर्किंग का पार्ट। अब जो नेटवर्किंग बन जाती है तो सारे कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि अगर यूं मान के चलें कि 50 कंप्यूटर को मैंने जोड़ दिया, तो 50 पे एक कंप्यूटर तो ऐसा होना चाहिए ना जो उन 50 के ऊपर कमांड रखे। जैसे कहीं पर लैब है, कोई लाइब्रेरी होती है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है, कहीं होती है, 50 कंप्यूटर लगा रखे। अब 50 कंप्यूटर में इतना पॉसिबल तो है ही नहीं कि वो मालिक हर जगह वहां पर बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क को दे दे वहां पे और डेटा सब जगह डाल दे। अगर ऐसा हुआ कि वो बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क एक एक 1 TB को उसने सारे कंप्यूटर पर लगा दी, अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग जाकर उसको 50 कंप्यूटर तो 50 कंप्यूटर पर अलग अलग जाकर उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो कितनी मेहनत हो जाएगी। तो क्यों ना हम एक काम करें कि एक कंप्यूटर बड़ा बनाए जिसमें हम सारी चीजें डाल दें और उन 50 कंप्यूटर को उससे जोड़ दें साहब। फायदा क्या होगा कि वो रखे हुए 50 कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो इस मुख्य कंप्यूटर से भी, एक यहां पर करके बताता हूं मैं 50 नहीं बना रहा जगह की कमी के कारण, मैं यहां पर कुछ ही कंप्यूटर बना देता हूं। जैसे एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये ठीक है। ये कितने कंप्यूटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर हो गए। मैं इन सातों कंप्यूटर को क्या करता हूं, आपस में जोड़ देता हूं। ठीक है, एक यहां से जोड़ देते हैं, चलो जोड़ दिए। अब यहां पर कोई किसी व्यक्ति को कार्य करना है तो हम क्या करें, या किसी को प्रिंट आउट निकालना, जैसे यहां पर जो व्यक्ति बैठा था इसने कोई प्रिंट निकाला, इसको प्रिंट आउट चाहिए साहब, प्रिंट निकालना, इसने आवाज लगी मेरे को प्रिंटर चाहिए, तो हम प्रिंटर यहां पर लगा दिया साहब। ठीक है, इतने में ये वाला आदमी बोलता है कि सर मेरे को प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही प्रिंटर है, तो या तो प्रिंटर खोल के इधर लाओ, या जितने कंप्यूटर है उतने प्रिंटर लाओ, कॉस्टली हो जाएगा और उसको लाना ले जाना है बहुत भारी काम हो जाएगा। तो हम एक काम करें कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो वैसे जुड़े हुए, क्यों ना एक यूं करें कि हम इसी के अंदर ज्यादा पावर करके और इसी को यहां पर एक प्रिंटर लगा देते हैं। नेटवर्किंग में तो सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, कोई कहीं से भी अगर आदेश देगा यहां से प्रिंटर निकल जाएगा। तो इस दशा के अंदर ये जो नेटवर्किंग तैयार हुई है इस नेटवर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंप्यूटर को मुख्य कंप्यूटर बना दिया जाता है और उस कंप्यूटर के अंदर उसकी पावर को बढ़ा दिया जाता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग यानी कि उसकी प्रक्रिया, उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है और उसी में हम सारी चीजें डाल देते हैं। और ये बाकी जो क्लाइंट है, यहां पर जो हमारे क्लाइंट बैठेंगे या कह सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह बैठेंगे, तो यहां से केवल इनको उपयोग में लाने लायक एक कंप्यूटर होते हैं। अब किसी को भी किसी कंप्यूटर का अगर यूज में लाना है तो वो सीधा एक्सेस करेगा यह वाले कंप्यूटर को और वो अपने काम में यहां ले लेगा। उस कार्य होने के बाद उसको स्टोर कराना है, सेव कराना है, यानी कि या प्रिंट निकालना है, तो वो वापस इसको अपनी सूचना को यहां भेजेगा और इसके माध्यम से प्रिंट निकाल लेगा या यहां पे स्टोर करा देगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे, क्योंकि यहां तो पब्लिक कंप्यूटर है, यहां पर तो कोई ना कोई व्यक्ति आता रहेगा, बैठा रहेगा, वायरस डाल के चला गया, वायरस खराब हो जाएगा। तो इस दशा में हम क्या करते हैं, किसी एक कंप्यूटर को मुख्य कंप्यूटर बना देते हैं। तो यह मुख्य कंप्यूटर क्या कहलाता है, सर्वर, और बाकी के कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने यहां पर बताई थी एक लोकल एरिया की, मतलब एक छोटी सी लैब या किसी की। अगर इसको देखा जाए दूसरे तरीके में तो हम यूं भी मान सकते हैं जैसे कि एटीएम, तो जितने भी एटीएम का नेटवर्क है वो सारे क्लाइंट है, उनका सर्वर कहीं ना कहीं उनके आरबीआई वगैरह के अंदर रखा हुआ है। तो हम किसी भी एटीएम में जाकर जब पैसे का ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उसकी सारी रिकॉर्ड उस एटीएम मशीन में नहीं होती, वो सीधी आरबीआई उनका जो सर्वर रखा हुआ है जहां कहीं भी, वहां सर्वर में जाकर स्टोर होती है और हम सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, वो एक सर्वर है जो इतने सारे कंप्यूटर जो एटीएम से जो वहां पर कंप्यूटर रखे हुए हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल में नेट चल रहा है, तो नेट का जो सर्वर है, वेब सर्वर, वो भी कहीं रखा हुआ है। हमको भी अगर एक्सेस करना होता तो हम मोबाइल से हम क्रोम ओपन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया यूट्यूब
या जैसे कि कोई वेब पेज ओपन करना हुआ तो हम उसको बोलते हैं वेब पेज ओपन करो, तो वो सर्वर तक जाता है, सर्वर हमारी रिक्वेस्ट सुन के हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो हम सीधा संबंध किसे लाते हैं? सर्वर। अब सर्वर को है तो सर्वर इतना पावरफुल है, तो पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो हम यूज में हाथ में यूज करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। माइक्रो कंप्यूटर जो घरों पे काम में आते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर थोड़े इससे बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, और मेन फ्रेम उससे बड़ा होता है। तो सर्वर तो हो जाएगा मेन फ्रेम, ठीक है, ये तो हो जाएगा सर्वर, यानी कि हम सर्वर इसको बना सकते हैं। हालांकि सर्वर मिनी कंप्यूटर भी बन सकता है, और सर्वर अगर देखा जाए तो हम छोटे तौर पे जो हमारी लैब वगैरह होती है वहां पर माइक्रो को भी बनाते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ अधिकांशता, अधिकांशता यानी बड़ी जगह पर जहां पर कोई यूज करा जाता है मेन फ्रेम ही सर्वर होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा हमसे क्लाइंट, तो ऐसी दशा में सबसे छोटा वाला कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट का काम करेगा। तो इन सब में माइक्रो कंप्यूटर को हम एज ए क्लाइंट कंसिडर करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब भारतीय नागरिक भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? वो ये भी बताया था एटीएम और उनके आरबीआई वगैरह जहां पे उनका सर्वर रखा हुआ है, तो उसके लिए किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। यहां पर एटीएम में रखे वाले तो सब माइक्रो कंप्यूटर है। अब इन माइक्रो कंप्यूटर में जैसे पहले कहा था, इनमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन माइक्रो एटीएम में स्टोर करने लगी तो कई बार ऐसा सुनने में आता है न्यूज वगैरह में कि भाई ये एटीएम को तोड़ दिया, ये हो गया, तो इनमें मालूम पड़ा हमारी सूचनाएं चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। वो सर्वर, हमारी सारी जो जानकारी, हमारी जो सारी सूचना है वो कहां स्टोर होती है? सर्वर पे स्टोर होती है। तो भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? वो होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होता है? इस सर्वर का, जो वहां पर भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सुविधा सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन। सुपर कंप्यूटर को तो नहीं, क्योंकि अब बिग आयरन प्रदर्शन मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए। तो भाई सुपर कंप्यूटर का आकार हालांकि बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका एक अलग ही स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो उसको तो नहीं। तो हम माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा तो मेन फ्रेम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम, ठीक है। तो बिग आयरन के रूप में जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। अगला, भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया और कब लगाया गया? भारत का पहला कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था आईएसआई कलकत्ता के अंदर 1955 के अंदर। ये सूचना साही परीक्षा 2013 के अंदर आ चुका है, और एसएससी के अंदर भी आया है कि कहां लगाया गया था। तो सबसे पहला कंप्यूटर, जो लगाया गया था वो लगाया गया था कलकत्ता के अंदर 1955 में, ठीक है। आगे बढ़े। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने करा? इसका HCL, IBM, CRC और सीडेक। सीडेक भारत की है, HCL तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ये CRC। CRC का कर लेना। CRC IBM ने पहला कंप्यूटर बनाया था, HCL अभी कंपनी उसने नहीं बनाया, तो यहां पर CRC ने पहला कंप्यूटर बनाया। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में, एक मिनट, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? चार्ल्स बाबेज नहीं है, इसका नाम हो जाए सैमूर
क्रे, ये क्रे है, इन्हीं को नाम को लेकर कंप्यूटर आया था एक सुपर कंप्यूटर क्रे, तो वो ये है क्रे, CRAY, क्रे। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, भारत में बना पहला फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन करा गया कहां पे, तब बेंगलुरु के अंदर हुआ था सबसे पहला। बेंगलुरु हमारी हाईटेक सिटी, फ्लावर सिटी ऑफ द इंडिया बेंगलुरु, तो हो जाएगा नाल। फ्लो सॉल्वर पहला सुपर कंप्यूटर वही बना था। बेंगलोर को हाईटेक सिटी भी कहते हैं, कंप्यूटर का शहर के मान लो, पूरी कंप्यूटर जी हाँ, इसको यूं भी कहते हैं सिलिकॉन सिटी ऑफ द इंडिया, क्योंकि यहाँ पर सुपर कंप्यूटर यहाँ पे ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर बेंगलुरु। इसके बाद भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और इसका आंसर है, एक मिनट, ये हाँ, इसका सबसे पहला जो मल्टी मल्टी पेटा फ्लॉप्स, उसका आंसर है प्रत्यूष। प्रत्यूष भारत का पहला सबसे तेज कंप्यूटर है और सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा फ्लॉप्स, यानी कि जो एक साथ कई सारे कार्य को करने में सक्षम है, प्रत्यूष। प्रत्यूष भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, परम के इसका जो बना था। ये लो एक दूसरा एक और आ गया, जो थर्ड ग्रेड के अंदर इंग्लिश के अंदर आया हुआ है, प्रत्यूष की गति। प्रत्यूष की गति कितनी है, बताइए। तो इसकी गति है 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। इसका आंसर प्रत्यूष की सुपर कंप्यूटर की गति है 6.8। भारत से पहले ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन उसके अंदर भी है, ब्रिटेन के अंदर भी है, जापान है, अमेरिका है। ब्रिटेन के अंदर 20 है, जापान के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है उसके 10.4 पेटाफ्लॉप्स की गति है, और हमारे जो प्रत्यूष है उसकी गति है 6.8। सुपर कंप्यूटर का जो मुख्य काम होता है वो होता है मौसम संबंधित सूचनाओं को देना, जैसे कि हम जो समाचार वगैरह पढ़ते हैं कि आज यहाँ पर भारी वर्षा की चेतावनी है, या यहाँ पर भूकंप भूकंप क्या वो सुनामी आने वाली है, या ये आने वाला है, तो इन सब की गणना है। वो कई बार ऐसा भी पड़ा होगा जैसे बंगाल के अंदर जो समुद्र के अंदर जो वो आया था, सुनामी आई थी, तो उसके अंदर वो बताया था, कई न्यूज चैनल वाले सर लगातार बताए चले जा रहे थे कि वो 12 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएगा, 2 घंटे में वहां पहुंच जाएगा, 3 घंटे। तो वो गणनाएं कैसे किस आधार पर बता रहे थे, तो हमारे जो सैटेलाइट्स बादलों की गति या उसके कैलकुलेशंस करके उनके जो फोटोज वगैरह वो नीचे की तरफ भेजते हैं उनके अर्थ स्टेशन पे। अर्थ स्टेशन पर रखा हुआ सुपर कंप्यूटर जो वहां से फोटो भेजे गए, जो कोऑर्डिनेट्स वहां से सैटेलाइट द्वारा जो भेजे गए, उन कोऑर्डिनेट्स के अनुरूप वो गणनाएं करता है। वो गणनाएं करने के बाद में वो वहां पर रिजल्ट बताता है कि भाई इतनी गति से ये तूफान चल रहा है और इतने देर बाद इतनी जगह पर पहुंच जाएगा। तो इनका काम मुख्य रूप से वही होता है कि मौसम संबंधित सूचनाओं को देना। उसके पश्चात है कि मध्यम रेंज के पूर्व मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। जाहिर सी बात है कि अगर खरीदा गया यानी कि बाहर से आया, यानी भारत में नहीं बना, तो मेघा और परम तो होगा नहीं, ठीक है। तो बचा कौन सा, अभी एक सेमुर क्रे, मैंने बोला था क्रे एक सिस्टम सुपर कंप्यूटर भी है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रे। क्रे सबसे पहले मौसम वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया था, ठीक है। एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है,
एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन, पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल जिसको छोटा हो, जिसको अपन कैरी कर सके, लैपटॉप भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहा जाता है? तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ही एक तरीके से मतलब उलझाने वाला है। तो करते हैं यहां पे जनरल पर्पज एप्लीकेशन। तो सबसे पहली चीज तो एप्लीकेशन नाम आ गया, तो एप्लीकेशन होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है तो वो हो ही नहीं सकता यहां, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर के लिए पूछा गया है। इंटरनेट, तो इंटरनेट तो वैसे भी कंप्यूटर नहीं होता भाई। स्कैनर, स्कैनर होता है कहीं मित्र वगैरह दुकान में जाकर वहां पर एक जेरोक्स मशीन जैसी एक मशीन पड़ी रहती है, जेरोक्स मशीन तो नीचे प्रिंट निकलता है, लेकिन एक मशीन पड़ी होती है जिसका फ्लैप ऊपर करके कागज रखा जाता है, फिर एक अंदर एक लाइट चलती है, वो लाइट पूरे उस पेज को स्कैन करती है, तो ये भी एक डिवाइस है। ठीक है। फिर आता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है? हमारा जो रजिस्टर है, जिस रजिस्टर के ऊपर आमतौर पर हम काम करते हैं या कोई भी नोट्स वगैरह प्रश्न वगैरह लिखने करने होते हैं, एक वैसा यूज किया जाता है। वो उस टाइप में एक रजिस्टर की तरह एक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप के जैसा ही होता है ये, उसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, चौथा नोटबुक कंप्यूटर। यदि आप कैट स्कैन करते हैं तो आप क्या करते हैं? कैट स्कैन अभी कैट स्कैन होता क्या है, ये कहां यूज करा जाता है? तो भाई कैट स्कैन का यूज होता है मेडिकल फील्ड में। जब हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने, आपने देखा डॉक्टर एक कागज के ऊपर वो कुछ लिख कर देता है कि भाई आप ये जांच करा के लाओ, तो जांचों के अंदर वो एक लिखता है जिसको बोलते हैं हम, लिखता है एक्सरे। वो लिखता है भाई एक्सरे करा के लाओ इस जगह का, ये जगह का। हम वहां पर जाकर खड़े होते हैं, एक सामने मशीन लगी रहती है, मशीन वो फिक्स करता है किसी एरिया का एक्सरे करना है, और वो आदमी तो घुस जाता है वहां पर जाकर पीछे एक उसमें बॉक्स में, और फिर वो वहां से एक लाइट की बीम छोड़ते हैं, बीम हमारे शरीर को रिफ्लेक्ट करती है, हड्डियां उसको रोक देती है, बाकी की बीम पीछे निकल जाती है। तो जो रोकती है उसकी एक छाया प्रतिलिपि वहां पीछे एक फिल्म पर बनती है, और वो फिल्म थोड़ी देर बाद सूख कर ला कर देती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी को कैट स्कैन कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट स्कैन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला, कंप्यूटर के लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? बताओ किस पदार्थ की बनी होती है? इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र करा है। चले, इसका एक हिंट देते हैं, देखिए बता पाते हैं नहीं बता पाते। बैंगलोर के अंदर वहीं, और बेंगलोर का नाम एक और नाम होता है, क्या नाम है? फ्लावर सिटी और हाईटेक सिटी, और एक और नाम बताया था ना भी मैंने कुछ देर पहले, वो नाम है सिलिकॉन सिटी। ठीक है, तो आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। ना तो उसमें शीशा होता है, ना उसमें क्रोमियम होता है, ना ही सोना, तो हो ही नहीं सकता। किससे बनती है? सिलिकॉन, सिलिकॉन से। ठीक है, अगला, निम्नोक्त परिपथों, तो हिंदी भी इतनी प्योर लिखा जाता है कि निम्नोक्त, निम्नोक्त परिपथों, परिपथ यानी सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति, अब ये भी अलग, स्मृति मेमोरी डिवाइस की भांति करा जाता है? यानी कि कौन से परिपथ का यूज सीमोस उसके लिए किया जाता है? कभी कभी हिंदी के शब्दों को देखकर जब तक अरे अच्छा हो ये लिख दिया, वरना समझ। स्मृति मेमोरी, तो देखो परिशोधक, रेक्टिफायर, उलट पलट, कौन से निम्नोक्त, तो यानी कि हम किसका कॉम्पोरेट, तो इसमें होता है एक चीज होती है मेमोरी डिवाइस की फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी, तो इसका आंसर होता है फ्लिप, उलट पुलट।
पेंटियम चिप के सृजन में पेंटियम चिप के पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है इसमें से? बताइए फास्ट। इन व्यक्ति का नाम अभी काफी पॉपुलर भी हुआ था। किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? पेंटियम चिप के सृजन में कौन से व्यक्ति का नाम? अरुण नेत्रवली नहीं, इसका नाम जुड़ा हुआ है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया इज द फाउंडर ऑफ क्या बनाया था इन्होंने? एक ईमेल सर्विस को बनाया था जिसका नाम है हॉटमेल। ये एक हॉटमेल के भी जनक है। ये हॉटमेल जो ईमेल सर्विस का प्रोग्राम है वो सबीर भाटिया द्वारा ही बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटियम चिप के सृजन में कौन सा आदमी जुड़ा हुआ है? वो है सबीर भाटिया। ये हॉटमेल के भी जनक है, हॉटमेल के इन्वेंटर है। हॉटमेल क्या होता है? जैसे अपना जीमेल है वैसा ही हॉटमेल। ये अमेरिका के बिजनेसमैन है, भारत के मूल निवासी। LUMI कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? LMUI कंप्यूटर। LMUI क्या एक प्रोसेसर होते हैं, चिप्स होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो लैपटॉप यहाँ पे पी हो गया। लैपटॉप सुपर कंप्यूटर स्वयं विनाशकारी, तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये नहीं हो सकता, लैपटॉप नहीं हो सकता। तो LMUI बड़ी लार्ज स्केल पर करा जाता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ओहो गलत, इसका ऊपर नीचे, चलो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। यहां पर ऊपर हो गया, ऊपर आते दोनों, कोई बात। ठीक है, LMUI सुपर कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। IBM का पूरा नाम क्या है? I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस और C से मशीन। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? बताओ, कंप्यूटर की कंपनी जो अमेरिका की है। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो देखा कैसा है? हल्का सा पीलापन में और ग्लो नीले में। कॉम्पैक्ट कॉप नहीं हो सकता, गूगल हो ही नहीं सकता। तो वैसे इसमें कंपनी IBM, क्योंकि IBM का आप अगर लोगो देखोगे तो IBM का लोगो एक नीले रंग का होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बिग ब्लू, IBM। सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? ये राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर, कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर, कि सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? इसका है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, थर्ड नंबर सीमोस बैटरी। सीमोस एक चिप होती है, बैटरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है, उसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीपीयू में सीमोस चिप का क्या उद्देश्य है? बहुत सही, दोनों को एक अलग, मतलब एक ही काम है दोनों का। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर चालू करा, कंप्यूटर चालू करते वो वहां पर है ना, उसकी डेट और टाइम वहां पर लिखी हुई नहीं आती, तो यार चेंज आती है, बदल जाती है, लिखी हुई तो आती है लेकिन वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो वो दोबारा डेट और टाइम को सही करने के लिए कहता है,
या हम इसको यूं मान के चले, आज मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, लाइट वाइट सब हटा दी उससे, लाइट से, ठीक है, और तो आज जो डेट हमको नजर आ रही थी, मैं कल दोबारा चालू करूंगा तो कल उसमें कल की तारीख आ जाएगी। तो किसने चेंज करी भाई? वो अपना डेट और टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसके अंदर? तो जो चिप उसके अंदर समय और तिथि का परिवर्तन करती है वो सीमोस चिप करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है सिस्टम की सूचना है जैसे समय और तिथि को सहेज के रखता, उनके वो डेट और टाइम को चेंज करता। पाम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पाम टॉप कंप्यूटर, पाम, पाम किसे कहते हैं? देखो मैं यहां पे ये सारे बता देता हूं। क्या होता है कि कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, क्योंकि जैसे आज की जनरेशन में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आने लग गए व्यक्ति की सुविधाओं के अनुरूप, तो वैसे ही यहां पर इसका रहता है। देखो सबसे पहला कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, जो टेब डेस्कटॉप यानी कि किसी मेज या डेस्क के ऊपर रखा जा सके जिसको, कंप्यूटर को, जो आमतौर पे सब जगह हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें सीपीयू अलग से लगा रहता है, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड होता है, माउस। उसके बाद आता है लैपटॉप। लैप, लैप कहते हैं गोदी, गोद, पांव के ऊपर रख सके, यानी कि यहां पर जिसको रख के काम कर सके, वो कहलाता है लैपटॉप। ये पाम है, पाम टॉप, पाम कहा जाता है हथेली को, हम हाथ में ही किसी को रखकर कार्य कर सके, वो पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। अब जब हाथ में आ गया तो जेब में भी आ जाएगा, तो पाम टॉप की श्रेणी क्या हो जाएगी इसकी? पॉकेट कंप्यूटर। इसके अलावा नोटबुक कंप्यूटर भी होता है, वो लैपटॉप की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता इससे कम होती है। और एक और कंप्यूटर आजकल तो आने लग गया जो सरकार सबको बच्चों को देने लगी छात्रवृत्ति के अंदर, टैबलेट, ठीक है। टैबलेट भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। आगे, वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रेडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? वायु यातायात यानी एयर ट्रैफिक को यूज करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के लिए आता है, इसको तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हमको फास्ट कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। जैसे अभी अहमदाबाद का क्रैश हुआ था, उसमें सारी गणनाएं करने के लिए उसकी कैसे उड़ा कैसे नहीं पूरा, तो उसके लिए हाई प्रोफाइल बहुत हाई ग्रेड कंप्यूटर चाहिए होता, तो हमारा पीसी उसके लिए लायक नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर जो छोटी मोटी गणनाएं कर लेते हैं वो होता है। डिजिटल कंप्यूटर वो इसी का पार्ट होता है, डिजिटल कंप्यूटर का जो हमारे कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है एनालॉग और जो डिजिटल दोनों का ही काम कर ले, वो हाइब्रिड के श्रेणी के अंतर्गत आता है। वो तो वो काम वो करेगा हाइब्रिड, ये वाला कंप्यूटर जिसके माध्यम से एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल करा जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा रडार को यूज किया जाता है, वो है हाइब्रिड। इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? बताएं इसका आंसर। इसमें से कौन सी प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? इसकी आजकल जो चल रही है 3D प्रिंटिंग, थर्मल की पुरानी हो गई, लेजर जेट सबसे पुरानी है, इंकजेट उससे पुरानी, इंकजेट जो कलर पेज निकलते करते हैं, लेजर जेट जिसमें आजकल क्वेश्चन पेपर वगैरह टाइप होते हैं, थर्मल प्रिंटिंग ये भी एक मतलब ऊष्मा के द्वारा, थर्मल के द्वारा प्रिंट करा जाता है। और आ 3D प्रिंटिंग यानी कि दिखने में प्रिंटिंग ऐसे लगती है जैसे कि वो हकीकत की हो, तो ये 3D प्रिंटिंग इसका भाग। एक चलिए एक और आया, ये पे सुमेलित कीजिए, कनिष्ठ लेखाकार बोलो, चलिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित, सुमेलित कीजिए क्या है? चार्ल्स बाबेज। तो अच्छा इन्वेंटर है, तो इन्वेंशन किसने क्या करा?
तो चार्ल्स बाबेज ने किसका करा था? चार्ल्स बाबेज ने करा था इसका, विश्लेषक इंजन का। ठीक है, और उसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका, ब्लेज पास्कल या मैकेनिकल कैलकुलेटर, और हरमन हॉल रिथ सारणी मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा A3B1C4D2। ठीक है, ये इसके इन्वेंटर्स थे। इन्वेंटर्स कई बार आ जाते हैं, जनक किसने क्या बनाया, तो इसको एक बार याद रख लेना, जॉन वॉन न्यूमैन ने EDUAC या ENIAC बनाया था। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहु प्रक्रियाओं को आरंभ करता है तो फीफो का अनुपालन करता है। फीफो, फीफो, यहां पर हम दो चीज पढ़ेंगे, फीफो और एक होता है लीफो। फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले गया वही पहले आएगा। जैसे क्यू, कतार, सिनेमा हॉल की कतार, राशन की कतार, या किसी चीज की कतार होती है, लाइन में जो पहले लग जाता है वही पहले बाहर निकलेगा, तो वो रूप है फीफो। और एक और होता है इसमें लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम बोरे के अंदर या किसी थैले के अंदर कोई सामान भरते हैं, तो सबसे आखिरी में हम जिस चीज को रखते हैं और उसको निकालने टाइम पे उसका सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो वो लीफो के अंदर आता है। फीफो को हम क्यू, कतार, यानी कि क्यू में भी बोलते हैं इसको, कतार में। और लीफो कहलाता है स्टैक, STACK, स्टैक। ठीक है, तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर, जो पहले जाएगा वही पहले बाहर आए। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग कराया गया पहला कंप्यूटर, यूनिवेक, यूनिवर्सल कंप्यूटर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे पहले यूज किया जिसको करना था वो यूनिवेक था। हिंदी में, इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यूनिवेक। इनमें से AI अच्छा, इनमें से क्या, इनमें से क्या एक कृत्रिम उपभोक्ता नहीं है? यहां पर इसको चेंज कर लेना, यहां पर सॉरी नहीं है, इसका नाम है सीरी। ठीक है, इसको यहां पर परिवर्तन कर लेना, सॉरी नहीं है, सीरी है, सीरी। अब बताओ इसके अंदर क्या है। चलिए इसको एक एक करके व्याख्या करते हैं। सीरी, एप्पल वाले जो एप्पल के यूजर्स हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे सीरी क्या होता है। हे सीरी, जैसे उसको बोला जाता है, वॉइस असिस्टेंट काम करना चालू कर देती है, जो कि एक AI का ही एक प्रकार है। ठीक है, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में अपने आप में कुछ भी नहीं है, हालांकि अब ऐसा होने लग गया कि गूगल क्रोम में हम कुछ AI को जोड़ सकते हैं। AI से रिलेटेड कई सारी एप्स अब आना चालू होगी जो गूगल स्टोर के अंदर है, और वो उसके साथ एम्बेडेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन गूगल क्रोम अपने आप में नहीं है, वो खुद नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसको अभी मान के चलते हैं, हालांकि ये नहीं है, हम इसको ना की श्रेणी में डालते हैं। हो सकता है हमारा आंसर यही हो, पर आगे का पढ़ लेते हैं। कोर्टाना, ये क्या चीज है? तो ये विंडोज का एक फीचर है जिसके माध्यम से जो विंडोज के अंदर रखा हुआ डेस्कटॉप है वो क्या करता है, हमारे उपयोग में आने वाले जितने भी एप्स है उसको ऑटोमेटिकली वो बाहर रखता है। तो बिल्कुल ये AI का ही एक टाइप है। और सबसे लास्ट है एलेक्सा, सब जानते ही उसको, है एलेक्सा, शो मी द फिगर, तो शो मी द पिक्चर, शो मी द प्ले द सॉन्ग, तो वो सारी चीज एलेक्सा के अंदर आती है। तो एलेक्सा है, ये AI का ही एक टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम नहीं है, इसका डिजिटल AI असिस्टेंट नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित करा गया
डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित करा गया है? डिजिटल कंप्यूटर विकसित करा गया है आईबीएम के द्वारा। अभी कुछ पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ, आईबीएम कहां की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी। अमेरिका का नाम क्या है? यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए के द्वारा पहला जो डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वो वहां पे पहला कंप्यूटर भी वही था। और वहां पीडीए पर अभी इसका नाम बताया ही था मैंने पीडीए का, जब इसका एक क्वेश्चन आया था कि पीडीए किसे कहते हैं। पी फॉर पर्सनल, डी फॉर डिजिटल, ए फॉर असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहां लिख रहा है? ये लिख रहा है तीसरे नंबर पे। पर्सनल खुद का, डिजिटल असिस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा मोबाइल भी हो सकता है या उसके अलावा कोई दूसरा डिवाइस जो हमारा सारा का वर्क कर ले। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, बताता है। गति मापक, गति मापक यानी गति को नियंत्रण करने वाला, किसको बताता है? एक चीज मैंने अभी बोला था जब उसका एयर ट्रैफिक का आया था उसमें, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो गणना है, सांख्यिकी जो बताता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और एक और पढ़ा था अपन ने हाइब्रिड। हाइब्रिड जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का समावेश होता है। तो अब गति मापक यंत्र जो लग रहा है, वो गति मापक यंत्र क्या दिखाता हमें? स्पीड के बारे में। 3, 4, 20, 25 यानी कि वो गणनाएं हमको शो कर रहा है। तो वो क्या होगा? वो कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है वहां पे? एनालॉग। यहां पर एक और चीज पता लगी आपको कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर जो वहां पर भी लग रहा है, कार में भी लग रहा है, जो उधर भी लग रहा है, वॉशिंग मशीन में भी आने लगी, हमारे हाथ की घड़ी में भी आने लगी। तो एक प्रश्न पहले आया था कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन के लिए है? श्रमिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए और प्रॉक् सभी। तो वो प्रॉक् सभी पता लग गया कि कैसे एनालॉग सब जगह आता है। अभी जो बस वाले, कार वाले, जो सॉरी ट्रक वाले जो जाते हैं, तो इनके टन की नपाई के लिए वो लगे रहते हैं ना जगह पे, जहां पर उनका नाप किया जाता है। वो पूरे ट्रक का नाप किया जाता है, टन, 10 टन, 20 टन। तो वहां पर भी एनालॉग कंप्यूटर रखा जाता है। कई मंडी पे सामानों को तोलने के लिए डिजिटल तोलने वाली मशीन रखी जाती है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर के अंदर श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये सब एनालॉग के अंदर आते हैं। पद पीएसएक्सटी का आश्रय है। पीसीएक्सटी, पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल होगा नहीं, एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड यानी कि विस्तृत, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जिसको की टेक्नोलॉजी को आगे विस्तृत किया जा सके। पर्सनल कंप्यूटर विस्तृत टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला इसके अंदर है, इनमें से कौन सा कार्य किस कंप्यूटर की, इनमें से कौन सा कार्य के कंप्यूटर की चारों प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग में से दिखाता है? चारों प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्य को दिखाता है। आंकड़ों डेटा एकत्रित करना। ठीक है, चलो हमने डेटा ले लिया। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करने के लिए भेजना। ठीक है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार करना। हमारे पास 4 प्रोसेसिंग प्रक्रियाएं कौन कौन सी थी? अगर देखा जाए तो एक थी आई, एक थी पी, एक थी ओ और एक थी हमारे पास स्टोरेज। ठीक है, एकत्र करना इनपुट हो गया पहला वाला। ठीक है, लेकिन बाकी के बारे में कोई हमको पता नहीं लग रहा। आंकड़ों को सूचनाओं को प्रोसेस करना, तो यहां पर आंकड़ों को भी ले लिया, प्रोसेस भी कर लिया। 2 चीज हो रही है, 2 चीज नहीं हो रही से यहां पे। तीसरे में आए आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। ठीक है, अब इनपुट लिया, प्रोसेस भी हो रही है क्योंकि हम स्टोर भी कराएंगे, और यहां पर हमको आउटपुट भी मिल रहा है क्योंकि विश्लेषण एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद डेटा है प्राप्त हुआ है। तो यहां पर ये चारों प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आ रही है थर्ड में। और चौथा है आंकड़ों को भंडार करना, यानी कि ले ली और उनको स्टोर कर दिया। प्रोसेस करा है नहीं करा, यहां पर पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं है हमारे पास कि उसका विश्लेषण किया गया है नहीं करा गया, लेकिन यहां पर प्राप्त करे गए आंकड़े और उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस करा गया है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचनाओं का प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही, ये सही है, इसका गलत नहीं होगा। इनमें से जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंचता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोई भी सूचना जो स्टोर करते हैं और जब हमको जरूरत पड़ती है वो सूचना हम प्राप्त भी कर लेते हैं, यानी रिट्राइव कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, बिल्कुल, ये सबसे मेन चीज है। कंप्यूटर के अंदर कोई नहीं होता, उसके इमोशंस नहीं होते, आप जैसा बोलोगे वो करेगा, उसको रोना धोना पीटना हंसना खेलना उसको कुछ नहीं आता, तो वो अपना उसकी अपनी कोई भावना नहीं होती, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत, कौन सा कथन गलत है? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाएं तक पहुंचता है, यह गलत है, क्योंकि वो अप्रतिबंधित यानी कि जो प्रतिबंधित नहीं है उसके थ्रू जाता है, नहीं, हम उसको जिस तरीके से बताया जाता है वो उसी के रूप जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी कि वो अपने निर्धारित ढंग के रूप में ही अपनी सूचनाओं तक पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद 49 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न, निजी कंप्यूटर की कार्य उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता यानी कोई कंप्यूटर खराब हो गया, कर गया, हमारा मोबाइल खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट के अंतर्गत जाते हैं, वो इंग्लिश में इसको ई वेस्ट भी बोलते हैं, ई वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये सारे, ठीक है। इनका कचरे का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल अलग होता है, इसको आम कबाड़ी नहीं लेगा। और एक 50 नंबर पे आते हैं, भारत में निर्मित कौन सा है? आर्यभट्ट, तो वो तो क्या है? सैटेलाइट। सिद्धार्थ, बुद्ध और अशोक, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और ये एक इसके बाद नहीं है, हाँ, ये कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड यहां पर हमने कुछ 50 प्रश्न यहां पर लिए थे जो पिछली कक्षाओं, पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं और आने वाली में आ सकते हैं। आपका हम कोशिश करेंगे कि इसमें से भी देखिए और कुछ भी अगर प्रश्न अगर निकलते हैं तो हम आने वाली क्लास में उसको जरूर से यहाँ पर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक के अंदर जो माइनॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज उसको भी यहाँ पर विश्लेषण करके पूरी तरह से समझाया जा सके, ठीक है। इसी के साथ आज